अगर आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे तो इसका एक ही मतलब है कि आप आज हमने कोई पर्सनल मैसेज करना हो या फैमिली ग्रुप ज्वाइन करना हो, अपने दोस्तों को मैसेज में अपनी पिक्चर शेयर करनी है या कोई बिजनेस फाइल हम अपने बॉस के साथ शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सोचने की ये बात है कि आखिर एक जो ऐप बिल्कुल फ्री टू डाउनलोड है वो आखिर पैसा कैसे कमाती है। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को ही अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। लेकिन उस व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम वक्त के अंदर पीछे जाएं। ये बात है 2009 की, जब मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही थी और फेसबुक ग्रोथ को अचीव कर रही थी। उस टाइम एक पर्सन जिसका नाम था ब्रेन एक्टन, उसने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे जॉब ना मिल सकी। उसने ट्विटर पे ट्वीट किया कि जॉब ना मिलने की वजह से वो डिप्रेस तो नहीं है, लेकिन वो लाइफ के अंदर कोई एडवेंचर फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस ट्वीट के 2 महीने के बाद ही उसने इस एडवेंचर को हासिल कर लिया, जब उसने अपने फ्रेंड यान कूम के साथ मिलकर एक ऐप बनाई जिसका नाम था व्हाट्सएप बेसिकली पहले स्टेटस अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैसेजिंग ऐप बनती गई। और जैसे ही व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो अपने पहले महीनों के अंदर ही इसने मिलियंस ऑफ यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। रीजंस क्या थी? रीजंस ये थी कि व्हाट्सएप जो है वो बेसिकली एक फ्री मैसेजिंग ऐप थी जिसके ऊपर कंज्यूमर फ्री मैसेजेस कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें, उस टाइम के अंदर मैसेज करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था। जब भी एक मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आती है तो वो 3 ही तरीके होते हैं जिनसे वो अर्निंग कर सकती है। फर्स्ट वन कि वो एडवर्टाइजमेंट करें, सेकंड वो इन ऐप परचेजिंग लेकर आए, थर्ड वन वो आपका डाटा सेल करें। इन तीनों तरीकों में से अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो व्हाट्सएप के फाउंडर्स एडवर्टाइजमेंट को बहुत हेट करते थे। यही वजह थी कि वो याहू को छोड़कर आए थे। याहू में बहुत ज़्यादा एड्स आने की वजह से वो समझते थे कि कंज्यूमर को जो एक्चुअल प्रोडक्ट का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता, और इसी लिहाज से उन्होंने इस चीज़ का डिसीजन लिया कि वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर एड्स शो नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने टेबल के अंदर एक नोट भी लिख कर लगाया हुआ था, नो एड्स, नो गेमिंग, नो गेमस्टिंग। खैर, अब एड्स नहीं आ रही तो अब दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। दूसरे मेथड की तरफ अगर हम जाएं तो वो आता है इन ऐप परचेजिंग। अब इन ऐप परचेजिंग को भी फाउंडर ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा जब इस ऐप के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे प्राइस की तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स ना आए। तीसरे नंबर पर जो आपका एक ऑप्शन आता है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं ऐप से, दैट इज़ सेलिंग योर डाटा। मीन्स कि आप यूज़र्स का डाटा जो है वो सेल कर दें। लेकिन जो व्हाट्सएप के फाउंडर्स थे वो प्राइवेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उनका एक स्टैंड था कि वो डाटा के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना ही प्राइवेसी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो इस लिहाज से थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं थे, तो अब कैसे जो है व्हाट्सएप अपने आप को अर्निंग करवाए? देखिए, उस टाइम पे बात ये थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऐप की सक्सेस की कि उसके पास यूज़र्स बहुत आ रहे हैं। जब व्हाट्सएप सक्सेसफुल होता जा रहा था तो इन्वेस्टर्स की नज़र जो है व्हाट्सएप के ऊपर आई। जैसे ही इन्वेस्टर्स की नज़र व्हाट्सएप के ऊपर आई तो मिलियंस ऑफ डॉलर की जो सीड इन्वेस्टमेंट है, फंडिंग है, वो व्हाट्सएप को मिली। अब व्हाट्सएप जो है अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता जा रहा था। जैसे जैसे व्हाट्सएप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता जाता, यूज़र्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाते, और यूज़र्स इंक्रीज़ होने की वजह से जो व्हाट्सएप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा आती रही। बेसिकली इनका ये पर्पस था कि हमने बहुत ज़्यादा कोई जॉइंट जो है एक कंपनी की तरफ फोकस नहीं करना, बहुत ज़्यादा टेबल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि हमने प्रोडक्ट की बेटरमेंट के ऊपर काम करना है। तो ये एक सिलसिला चलता रहा और आपकी जो प्रोडक्ट के अंदर बेटरमेंट थी उसकी वजह से मोर यूज़र्स आते हैं, यूज़र्स की वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से प्रोडक्ट के अंदर बेटरमेंट आती और एक सर्कल चलता रहता। लेकिन खैर, इन्वेस्टमेंट जितनी भी आती रही, आखिरकार एक टाइम पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर आकर कहते हैं कि हमें उसका रिटर्न चाहिए। उस रिटर्न को देखते हुए व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने ये डिसीजन किया कि हम अब व्हाट्सएप के ऊपर $1 फ़ी रख देंगे। तो व्हाट्सएप ने $1 फ़ी रखी जो कि पूरे 1 साल के बाद आपने पे करनी थी। अलबत्ता कि $1 फीस बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी भी पे नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए ये डिसीजन किया गया कि 1 ईयर व्हाट्सएप को फ्री पे यूज़ करेंगे और उसके बाद $1 फ़ी पे करना होगा। हालांकि $1 फ़ी पे करने के लिए अगर आप जाते थे तो अगर आप उसको रिजेक्ट भी करते थे तो फिर भी आपका व्हाट्सएप जो है वो बंद नहीं होता था।
तो उस टाइम के अंदर मेन फंडिंग तो ये आती रही, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के लिए ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया और व्हाट्सएप कंसेक्टिवली लॉसेस के अंदर जा रहा था। लेकिन उस टाइम पे व्हाट्सएप थोड़ा सा प्रॉफिटेबल तो हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब करेंगे। तो इसी टाइम एक और पार्टी की ये एंट्रेंस होती है जिसका नाम है फेसबुक। $2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीद लिया। $19 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम के अंदर। अगर हमने इस अमाउंट को समझना हो तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि फेसबुक ने सिर्फ इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था। अगर आप $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें तो आप 13 बुर्ज खलीफा बना सकते थे, आप 20 मार्स मिशन कर सकते थे। दरअसल व्हाट्सएप के जो फीचर्स थे वो ऑलमोस्ट फेसबुक के मैसेंजर के साथ मिलते थे। तो व्हाट्सएप जो है एक बहुत बड़ा कंपेटिटर होता है मैसेंजर का। तो फेसबुक ने सबसे पहला डिसीजन तो ये लिया कि अपने कंपेटिटर को अपने साथ ही शामिल कर लिया। दूसरी जो मेन वजह थी कि व्हाट्सएप के पास बहुत ज़्यादा यूज़र थे और फेसबुक ऑलरेडी जो है वो डाटा के बिज़नेस के अंदर था। आपने फेसबुक के बहुत ज़्यादा उस टाइम के अंदर स्कैंडल सुने होंगे डाटा सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और डाटा प्राइवेसी के हवाले से इश्यूज़ सुने हुए थे। तो व्हाट्सएप अगर फेसबुक के पास आता तो इतनी उन यूज़र्स का डाटा भी आ जाता और फेसबुक उन यूज़र्स को लिंक करके एक अच्छी ऑडियंस जनरेट करके एक बहुत बड़ी मार्केट बना सकता था। और उस टाइम के अंदर ये सिचुएशन थी, जिनके पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स है, डाटा है, ऑडियंस है, वही उस मार्केट को कंट्रोल करेगा और उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर है। खैर ये तो फेसबुक का स्टांस था, लेकिन व्हाट्सएप के रूल्स के खिलाफ था। व्हाट्सएप ने टोटली प्राइवेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रूल्स बनाए हुए थे और ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना था कि प्राइवेसी को किसी लिहाज से भी जो है ऑब्लिगेट नहीं किया जाएगा। और इस लिहाज से व्हाट्सएप और फेसबुक एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेंगे। ये सब बातें व्हाट्सएप के रूल्स के खिलाफ तो थी, लेकिन व्हाट्सएप के फाउंडर्स ओवरनाइट बिलियनियर बन गए। और इसके साथ साथ उन्होंने मार्क ज़करबर्ग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक से इंडिपेंडेंट चलता रहेगा। मार्क ज़करबर्ग ने उन्हीं फाउंडर्स को एज अ CEO और व्हाट्सएप को ऑपरेट करने दिया ताकि व्हाट्सएप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहे और एक बेहतर एंटिटी के तौर पर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो। 2016 में फेसबुक ने $1 फीस भी रिमूव कर दी। अब $1 फीस रिमूव करने की दो मेन वजह थी। एक तो वजह ये थी कि अभी भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मींस कि वो फीस जो कि रिबेटेबल थी, जो कि आपको पे करना ज़रूरी नहीं थी, वो टोटली रिमूव कर दी गई। और दूसरी मेन वजह ये थी कि $1 फीस रिमूव होने की वजह से मज़ीद यूज़र आते तो मज़ीद डाटा आता, और मज़ीद डाटा आता तो फेसबुक के बिजनेस को ग्रोथ मिलती। खैर अब ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती ही जा रही थी और इसी चीज़ के पैरेलल जो है मार्क ज़करबर्ग और व्हाट्सएप के फाउंडर्स के दरमियान में आपस में एग्रीमेंट्स होने लग पड़े प्राइवेसी इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाउंडर्स 2017 में जो है वो व्हाट्सएप को छोड़कर चले गए और उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन बना ली जिसका नाम सिग्नल फाउंडेशन था। अब सिग्नल फाउंडेशन ही वो फाउंडेशन है जो कि बेसिकली सिग्नल ऐप को चला रही है। सिग्नल ऐप जो है वो भी एक व्हाट्सएप की तरह ऐप ही है जो कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स की तरफ से बनाई गई है। अब खैर सिग्नल ऐप के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप जो है वो मार्क ज़करबर्ग के पास कंप्लीट आ गई और इसका ओवरऑल कंट्रोल जो है वो मार्क ज़करबर्ग के पास था। इसी टाइम के दौरान ये जो इन्वेस्टर्स थे मार्क ज़करबर्ग के, वो भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि इसके अंदर से अर्निंग को किसी ना किसी तरह से जनरेट किया जाए। और 2018 के अंदर फिर बुनियाद रखेगी व्हाट्सएप बिजनेस की। 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस का बर्थ हुआ। ये एक ऐसी ऐप थी जो कि बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। स्मॉल और लार्ज बिजनेसेस यहाँ पर अपने बिजनेसेस को रन कर सकते थे। बेसिकली मेन पर्पस ये था कि बिजनेसेस अपनी यहाँ पर प्रोफाइल बनाएं और उसे फेसबुक के साथ लिंक करें। मींस कि जब भी एक बंदा फेसबुक से बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू अगर कंपनी के साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो इजीली कांटेक्ट कर ले, या जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसके थ्रू डायरेक्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लिंक हो जाए। अब इस ऐप के अंदर बहुत से फीचर थे। फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस की प्रोडक्ट्स की कैटलॉग बना सकते हैं, प्रॉपर प्रोफाइल बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की शेयरिंग, डाटा, वेबसाइट, हर चीज़ देना बहुत आसान हो गया था। लेकिन ऐप ये भी फ्री थी। मींस के ऐप कंज्यूमर्स डाउनलोड करना चाहे तो बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते थे। अब फेसबुक पैसा कैसे कमा रहा था? फेसबुक जो पैसा कमा रहा था वो करवा रहा था बिजनेस API के थ्रू। API बेसिकली होती है आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने मोबाइल पे ऊबर या फूड पैंडा यूज़ किया ही होगा।
जब आप उबर या फूड पांडा से कोई ऑर्डर बुक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपके राइडर की जो है वो लोकेशन आ रही होती है। बेसिकली वो ऐप जो है वो कोई मैप नहीं बना रही, बल्कि वो गूगल मैप की API यूज़ करते हुए अपने ऐप के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को दिखा रही है। सिमिलरली फेसबुक ने भी यही काम किया, उन्होंने व्हाट्सएप की जो है बिज़नेस API बनाए। सिमिलरली बिजनेसेस व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर अपनी शिपिंग डिटेल, अपनी जो है अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन, जो कैलेंडर ईयर का रिमाइंडर है वो इजीली वहाँ पर बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी फॉर एग्जांपल बुक मी टिकट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बहुत सी एयरलाइंस जो है अपनी टिकट्स की बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्सएप API को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ मैं अभी रिसेंटली आपको बता दूं कि एक फैसल बैंक के डेबिट कार्ड का जो पिन अपडेट करना है वो भी मैंने व्हाट्सएप बिजनेस API के थ्रू ही की है। तो बेसिकली जो व्हाट्सएप बिजनेस API है उसने बिजनेसेस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो अपने कंज्यूमर के साथ लिंक कर सकें। और इसी दौरान जो फेसबुक है उन्होंने जो बिजनेसेस हैं जो कि व्हाट्सएप बिजनेसेस पर रजिस्टर्ड हैं उनसे पेमेंट लेना शुरू कर दी। अगर कोई कंपनी लेट रिप्लाई करती है तो व्हाट्सएप उसे कुछ नॉमिनल सी अमाउंट है वो चार्ज करेगा, और इसकी बेस पे व्हाट्सएप ने अर्निंग स्टार्ट कर दी। इसके साथ साथ व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम लेकर आया। व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम क्या था कि आप इजीली जो है दो पर यूज़र जिनके पास व्हाट्सएप बिजनेस है वो एक दूसरे को पेमेंट पे कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट कुछ छोटी सी नॉमिनल अमाउंट है जो कि व्हाट्सएप चार्ज करेगा। ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और न्यूज़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द व्हाट्सएप पेमेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि व्हाट्सएप जो है अब एड्स जो है वो भी देना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि एड्स रेवेन्यू भी जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ फ्यूचरिस्टिक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल के, जिससे वो कुछ अर्निंग करना शुरू कर देगा। मेन जो उनके अर्निंग मॉडल थी वो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया, जिसके अंदर बिजनेस API और जो यूज़र्स डाटा है उनको यूज़ करके डिफरेंट एड्स या इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने फेसबुक पे अपडेट की जा रही है। तो इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपके साथ डिस्कस करना हमने ज़रूरी समझा, ताकि आने वाले टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज़ें सीखने को मिल सकें कि आखिरकार अगर हमारे पास अगर यूज़र डाटा है, आपकी प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आने वाले टाइम के अंदर आप जो है वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ने कंट्रोल किया। और इस टाइम व्हाट्सएप के पास 2 बिलियन कंज्यूमर्स हैं जो कि डेली इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं।